हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है आपके। फिर से ठंडा आ गया वापस। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपना प्रिपरेशन में जुड़े रहें। जो नीट के बच्चे हैं वो नीट के लिए, और आज 12th का वीडियो बन रहा है तो 12th के बच्चों को बोलूँगा कि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड वालों का तो थोड़ा सा और दिक्कत है, ठीक है। देखो अब क्या चांसेस बनते हैं डेट वगैरह के एक्सटेंड होने के, शायद अभी तक तो कुछ भी नहीं है। इनको ही नहीं, आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। सीबीएसई बोर्ड वालों के पास तो काफ़ी टाइम है, फिर भी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी मैं कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना होएं। आप लोग जितने सारे भी बच्चे हैं, ठीक है ना, कमेंट करें कि अगर कुछ और भी चैप्टर्स का परेशानी है तो वो मैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले ही वीडियोस डाल दूँगा, आप लोग को भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, है कि नहीं। ये देखें, लास्ट डे हम लोग देखे थे अल्कोहल तक बच्चे, ठीक है ना। अल्कोहल का बात हम लोग कर लिए थे कि वाइन और बियर जो है ये अनडिस्टिल्ड अल्कोहल हैं, ठीक है ना, बीवरेज है, अल्कोहलिक बीवरेज है। और बाकी जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके, दैट इज़ विस्की है, रम है, ठीक है ना, और फिर आपके ये ब्रांडी वगैरह, ये जितना सारा है ये डिस्टिल्ड अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना। तो चलें अब इससे आगे हम लोग देखते हैं बच्चे, ठीक है ना। याद रखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं आपको, और जो भी कुछ जितना सा मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा आप उतना ही कर लेना, आपको कोई इशू नहीं आएगा एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम तक कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अभी जानने वाले हैं बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स के बारे में बच्चे, ठीक है ना। ये बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स वैसे मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं तो हम लोगों को के लिए मेडिसिनल यूज़ होता है इसका, ठीक है ना। ये उस तरह के मोलिक्यूल्स हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ साइक्लोस्पोरिन ए का। किससे बात कर रहा हूँ? साइक्लोस्पोरिन ए का। बच्चे साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो ये फंगस से ऑब्टेन होती है, दैट इज योर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है ना। तो आप याद रखना साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है ना, जो आपको काम आती है किस चीज़ में? इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में काम आती है। बच्चे देखें इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है, तो कई बार हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें परेशानी देता है, ठीक है ना। तो या तो ऑटो इम्यून डिजीज के केस में ये इस तरह के ड्रग्स यूज होते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना जरूरी होता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में क्या होता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना, वो हमें खुद ही परेशानी में डालता है ना। तो इसके लिए हमें इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे पेशेंट हो गए, फिर उस तरह के पेशेंट जिनने एंजियोप्लास्टी करवाई हुई है, ठीक है ना, स्टेंट्स वगैरह लगे हैं, तो वैसे पेशेंट में भी ब्लड की थोड़ी सी थिनिंग जरूरी होती है, तो उस तरह के पेशेंट में भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, इस तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट की, यानी उनका इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा सा वीक करके रखा जाता है बच्चे। तो वैसे जगह पे आपको साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट यूज होती है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये फंगस से ऑब्टेन होती है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बात करें, ये मोनास्कस परप्यूरियस है, ये भी एक फंगस है, यीस्ट होता है। तो इससे ऑब्टेन होता है बच्चे स्टैटिन्स। क्या ऑब्टेन होता है? स्टैटिन्स हमारा, ठीक है ना। ये स्टैटिन बच्चे क्या करता है, तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नहीं बढ़ने देता है, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल बनने वाली जो एंजाइम है, ठीक है ना, ये उसे सप्रेस करने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, घटाने का काम करता है। स्टैटिन्स कहाँ से ऑब्टेन होता है? मोनास्कस परप्यूरियस से ऑब्टेन होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये दो जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको इस तरह से सवाल कर दिए जाएंगे, जैसे देखो एक बार मैं फिर से याद करवा देता हूँ आपसे। ऐसे सवाल किए जाएंगे कि एसिटिक एसिड कहाँ से वही बनती है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई, है ना। आपको जो है सिट्रिक एसिड कहाँ से बनाते हैं अपन, तो एस्परजिलस निगर से बनाते हैं। ब्यूटेरिक एसिड कहाँ से बनाते हैं, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटैलिकम से बनाते हैं, ठीक है ना। फिर आपको आ जाएगा कि भाई ये दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से बनती है, तो साइक्लोस्पोरिन ए मिलती है ट्राइकोडर्मा से। तो स्टैटिन्स कहाँ से बनती है, तो मोनास्कस परप्यूरियस से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से मिलती है, तो आपको पेनिसिलियम नोटाटम से। तो इस तरह से आपको सवाल मैचिंग टाइप भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं एंजाइम्स का। बच्चे एंजाइम्स में अगर अपन देखें तो एंजाइम्स में हमारे तो ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं हमारे सिलेबस में, फिर भी जो दो चार है उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चे
अपन बात करें लॉन्ड्री एंजाइम का, देखो ऐसा होता है ना कि हम लोगों को ये खास करके कॉलर वगैरह यहाँ पर रिस्ट के पास यहाँ ज़्यादा गंदा होता है कपड़ा, ठीक है ना। वो क्यों गंदा होता है? क्योंकि हमारे बॉडी से बच्चे हल्की फुल्की अमाउंट में ऑयल सिक्रीट होती है स्किन से, ठीक है ना। स्किन में ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो थोड़े बहुत ऑयल आते हैं हमारे दैट इज कपड़े में, ठीक है ना, आके चिपक जाते हैं, साथ में डस्ट पार्टिकल वगैरह चिपक जाते हैं, पसीना से उसे पानी मिल जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह से वो एक ऑयली स्टेन बना देते हैं हमारे कपड़ों पर, ठीक है ना। तो ऑयल बच्चे क्या होता है आपको पता है ना, लिपिड होती है, ठीक है ना, यानी कि एक तरह का फैट है ये, है ना, फैट इन नेचर। तो फैट का एक तरह से आप सोचो कि फैट का क्या लग गया है, स्टेन लग गया है। तो बताओ, आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज की जरूरत होती है। तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पर भी आपको ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री से, कपड़ों से, ठीक है ना, गंदे कपड़ों से, ठीक है ना, लाइपेजेस का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको अपन कॉमनली लॉन्ड्री एंजाइम भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। वैसे कुछ स्टेन्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन के स्टेन्स होते हैं, ठीक है ना। उस स्थिति में आप यूज करोगे प्रोटीएज का, ठीक है ना। उस स्थिति में जो लॉन्ड्री वाले होते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्रोटीएज का यूज करते हैं, बढ़िया, ठीक है ना। एक एंजाइम बच्चे यहाँ पर मैंने दिखा है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है बच्चे। ये ऑप्टन होता है आपको किस चीज से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। कहां से? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम ऑप्टन होता है बच्चे। इसके लिए आप एक और नाम याद रख लेना, ठीक है ना, इसे कहा जाता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, दैट इज टीपीए, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखना है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्या है, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियोस लंबी हो जाती हैं, फालतू बातें आ जाती हैं, तो वो सब नहीं करेंगे अपन। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दैट इज टीपीए भी बोलेंगे अपन स्ट्रेप्टोकाइनेज को, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन होती है बच्चे। ये क्लॉट को तोड़ने के काम आती है, क्लॉट को हटाने के काम आती है। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में जो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हार्ट की कुछ टिश्यूज जो है बच्चे वो डैमेज हो जाती है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, तो क्लॉट्स बन जाते हैं पतली आर्टरीज में, जो हार्ट के अंदर की आर्टरीज होती हैं, ठीक है ना, उसमें क्या बन जाते हैं, उसमें आपको क्लॉट्स बन जाते हैं कोरोनरी आर्टरीज में, ठीक है ना। उन क्लॉट्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, एंजाइम दिया जाता है बच्चे। इससे क्या होता है, वो क्लॉट्स हट जाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर अगर हल्का फुल्का इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, हार्ट अटैक अपन बोलते हैं, हार्ट अटैक के थोड़े बहुत झटके लगे हैं, तो अगर उस तरह के क्लॉट्स बने हुए रह गए तो बाद में फिर वो बड़ा कॉम्प्लिकेशन लाएगी, और फिर अगला जो अटैक आएगा उसमें लोगों के साथ बड़ी घटनाएं हो सकती है कि नहीं। तो उससे बचने के लिए उन क्लॉट्स को हटाया जाता है, ठीक है ना। किसकी मदद से हटाते हैं अपन, स्ट्रेप्टोकाइनेज की मदद से हटाते हैं, है कि नहीं। चलो अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। तो ये सब याद रखना भाई, इतना तक याद रखना है हम लोग को पहले। तो इससे आगे क्या पढ़ोगे बताओ। पुराना गाना है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो हम लोगों ने ये एंजाइम वगैरह से भाई निपट लिया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। चलिए सबसे पहले बच्चे इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, 2-3 टॉपिक इसमें बचा हुआ आपका। एक पढ़ना है हम लोग को सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। थोड़ा सा गोबर गैस प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको कुछ जो है बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ने हैं, और बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है एंटीबायोटिक का, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर देखो, एंटीबायोटिक्स बच्चे अपन देखते हैं। एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा होगा, आई थिंक, हाँ आ रहा होगा। चलो नहीं भी आ रहा होगा, एज कट रहा होगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है ना। बच्चे एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब होता है आपको पता है क्या? देखिए एंटी, बच्चे एंटी एक ग्रीक वर्ड है यहाँ पे। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है ना। ये ग्रीक का ये स्पेल होना चाहिए। चले, ग्रीक ये वर्ड है आपको, ठीक है। और दैट इज, इसका मतलब होता है बच्चे अगेंस्ट। क्या मतलब होता है? अगेंस्ट, ठीक है ना, खिलाफ, ठीक, अगेंस्ट। ओके, और बायोटिक का क्या मतलब होता है?
ठीक है ना। यहाँ पर ये बायोटिक का मतलब है बच्चे, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर इन्फेक्टेंट्स का काम कर रहे हैं, यानी कि माइक्रोब्स। क्या बच्चे? माइक्रोब्स। हाँ, यानी कि ये आपको हो गए क्या, तो ये आपको हो गए यूजुअली तो बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया या फिर अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो बायोटिक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चे बढ़िया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि कहने का मतलब एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम कर रही है, राइट। दैट इज एंटीबायोटिक्स आर अगेंस्ट द माइक्रोब्स, ठीक है ना, अगेंस्ट द माइक्रोब्स, अगेंस्ट द माइक्रोब्स, ठीक है ना। हाँ भाई, बायोटिक का सबसे सिंपल लिटरल मीनिंग क्या? लाइफ। क्या? लाइफ, ठीक है ना। तो ये क्या है? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रोब्स, में लाइफ लिख देता हूं, ठीक है ना। तो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रोब्स, लाइफ ऑफ माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स के लाइफ के अगेंस्ट है, यानी कि ये क्या करता है? किल्स द माइक्रोब्स। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। जबकि अगर माइक्रोब्स मर गए, जैसे आपके अंदर कोई बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ, आपने एंटीबायोटिक खा लिया, बैक्टीरिया मर गई, ठीक है ना, तो बचा कौन? आप बचे, है कि नहीं। तो आप बचे, तो आपके लिए, यानी कि मैं अगर बात करूं फॉर ह्यूमन्स बच्चे, एंटीबायोटिक क्या होगा? ह्यूमन के लिए एंटीबायोटिक होगा प्रो लाइफ। क्या बच्चे? प्रो लाइफ, यानी कि जो हमें जिंदगी दे रही है, जो हमें जिंदगी दे रही है, तो ह्यूमंस के लिए वही एंटीबायोटिक क्या होगी? प्रो लाइफ होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? बट फॉर द ये माइक्रोब्स, ये क्या होगी? अगेंस्ट द लाइफ होगी, राइट। ओके, चलें आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक बच्चे आपको पता है क्या कि सबसे पहला एंटीबायोटिक हमें कौन सा मिला था? बच्चे पहला एंटीबायोटिक हमें गलती से मिला था, और वो एंटीबायोटिक हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब खोजे थे। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब खोजे थे। बच्चे आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, ठीक है ना, ये एंटीबायोटिक हाँ गलती से खोजा था। इनफैक्ट हुआ था क्या, तो स्टाफिलोकोकस, क्या बच्चे? स्टाफिलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है ना, उन्होंने देखा क्या, तो इनके पास स्टाफिलोकोकस का कल्चर था, ठीक है ना, कल्चर ये ग्रो कर रहे थे, लैब टेक्नीशियन का काम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा क्या, तो इसमें एक फंगस का इन्फेक्शन हो गया बच्चे, वो फंगस था पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है ना। और इन्होंने क्या पाया रिजल्ट, तो स्टाफिलोकोकस खत्म हो गई, ठीक है ना, यानी स्टेफिलोकोकस जो है वो मारा चला गया, किसके कारण? उस पेनिसिलियम नोटाटम के इन्फेक्शन के कारण। यानी कि पेनिसिलियम नोटाटम ने कुछ ऐसा केमिकल सिक्रीट किया था कल्चर में, जिससे स्टेफिलोकोकस मारी गई थी, ठीक है ना, और उसी को नाम दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। क्या नाम दिया? एंटीबायोटिक। क्या नाम दिया बच्चे? सॉरी, पेनिसिलिन। क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। तो चलिए, पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक का अगर मैं बात करूं, तो पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है बच्चे आपका पेनिसिलिन। क्या नाम है इसका? पेनिसिलिन नाम है, पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, ठीक है ना। कहां से बच्चे ये मिला है? तो ये मिला है पेनिसिलियम नोटाटम से। किससे मिला है? पेनिसिलियम नोटाटम से बच्चे मिला है, जो कि एक फंगस है। क्या है? एक फंगस है। बढ़िया। तो पेनिसिलियम नोटाटम फंगस से हमें क्या मिला है? तो ये आपको ये एक एस्कोमैसेटिस का फंगस होगा, ठीक है ना, जिससे मिला है हमें फर्स्ट आपको एंटीबायोटिक, ठीक है ना, जो किसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था? तो ये किया गया था आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था बच्चे, ठीक है ना, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो पहला एंटीबायोटिक किनके नाम जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साहब के नाम जाता है बच्चे। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एंटीबायोटिक हमारे प्रॉपर यूज का नहीं था, इसे सही जो पोटेंशियल एंटीबायोटिक के फॉर्म में डेवलप किया, ठीक है ना, जिसे अपन ह्यूमन यूज में लिए, ठीक है ना, वो और दो साइंटिस्ट मिल करके किए। नाम था चेन एंड फ्लोरी, ठीक है ना, जिसके लिए 1945 ईस्वी में, ठीक है ना, 1945 में तीनों को साथ साथ नोबेल प्राइज दिया गया।
बातें समझ में आ रही कि नहीं। खास करके आनंद फानन में नोबेल प्राइज इसीलिए भी दिया गया था क्योंकि इससे वर्ल्ड वार 2 में, ठीक है ना, जो है काफ़ी सारे लोग यूएसए के, काफ़ी सारे जो इंजर्ड जो आपको सेना थी, जो आर्मी थी, ठीक है ना, वो जो है बच पाए थे, ठीक है ना, उनकी लाइफ बच पाई थी, ठीक है ना। तो काफ़ी लाइफ सेविंग चीज़ भी पूरी की पूरी अगर मैं बात करूँ 20th सेंचुरी की, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी डिस्कवरीज में इसको हम लोग गिनते हैं, ठीक है ना। मतलब एक बड़ा डिस्कवरी है ये 20वीं सेंचुरी का, दैट इज योर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में भी काफी सारे आर्मी को बचाने का ये काम की थी, तो दैट्स वाई इसे आनंद फानन में नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए, तो कहने का मतलब कि ये जो पहली बार वर्क किया था, ठीक है ना, ये पेनिसिलिन, ठीक है ना, ये किस चीज के अगेंस्ट वर्क किया था? तो बच्चे ये वर्क किया था आपको, किसे ये किल किया था? तो अगेंस्ट स्टाफिलोकोकस। किसके अगेंस्ट? स्टाफिलोकोकस के अगेंस्ट ये वर्क किया था बच्चे, यानी कि स्टाफिलोकोकस को ये मार दी थी। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। ये आप याद रखना कि स्टाफिलोकोकस का कल्चर था। बढ़िया। अब मैं बता रहा हूं कि क्या बताया था मैंने कि पोटेंशियल एंटीबायोटिक के रूप में, पोटेंशियल एंटीबायोटिक के रूप में जो पेनिसिलिन को डेवलप किया, ठीक है ना, वो और 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया, ठीक है ना। तो बाय चेन एंड फ्लोरी, चेन एंड फ्लोरी। बातें समझ में आ रही कि नहीं। ये 2 और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हें ह्यूमन यूज के लिए एक पोटेंशियल एंटीबायोटिक के रूप में डेवलप किया, और बाद में मैंने क्या बताया कि 1955 में 1945 ईस्वी में इन तीनों लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो इसके लिए आपको मैंने क्या बताया कि इन 1945 ईस्वी में तीनों को कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि फ्लेमिंग, ठीक है ना, और क्या नाम है, चेन, और फिर साथ में फ्लोरी, ठीक है ना, ये अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। बच्चे है कि नहीं, किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया इन लोगों को, ठीक है ना, 1945 ईस्वी में। चले, इससे ज्यादा इसमें आप ना जाने, हाँ जानने के लिए आप एनसीईआरटी बढ़िया से उल्टा के पढ़ लेना कि बाद में कई सारी एंटीबायोटिक जो है वो बनाई गई, ठीक है ना, जिससे कि तमाम तरह के डिजीज जो है वो ठीक होने लगे, ठीक है ना। जितने सारे आपको बैक्टीरियल डिजीज है खास करके, उसके अगेंस्ट जो है कई सारी एंटीबायोटिक बनी, जैसे कि आपको ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट तो आपको काली खांसी, तो ये क्या बोलते हैं, कुष्ठ के अगेंस्ट, लेप्रोसी के अगेंस्ट, तमाम सारी ऐसे डिजीजेज हैं जो भी बैक्टीरियल ओरिजिन की हैं, ठीक है ना। तो वो सारे डिजीज जो हैं उसके एंटीबायोटिक्स बाद में तैयार हुए, ठीक है ना, आप उसे देख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बच्चे हमें देखना है कौन सा चीज, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेना। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। क्या देखेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है ना। चलो इसको मैं हटा दूं, हटा देता हूं, ठीक है ना, हटा देता हूं। ये लोग खींच लेना इसका, या फिर चलो ऐसा करते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट अपन लास्ट में ले लें क्या? हाँ, लास्ट में भी ले सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है ना। चलो पहले अपन ना देख लेते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सीवेज ट्रीटमेंट के लिए पूरा बनाना पड़ेगा तो एक साथ अपन बना लेंगे बच्चे, ठीक है ना। अपन बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स का। किसका बात करते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स का, ठीक है ना। देखिए ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट्स, ठीक है ना। जो पेस्ट हैं, ठीक है, उनका बायोलॉजिकली कंट्रोल करना, ठीक है ना, यानी एक ऑर्गेनिज्म से ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारना, ठीक है ना, ये वाला तरीका, ठीक है ना, ये है बायो कंट्रोल एजेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में बच्चे अपन बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप बात करो
तो जितना मैं जो भी लिखा हूं वो आप ध्यान से देखना, ठीक है ना, उतना ही याद करना, फालतू चीजें मत याद रखना, ठीक है बच्चे। कुछ बीटल्स की प्रजाति होती है, कौन सी चीज की? बीटल्स की, ठीक है ना। ये बीटल्स हैं क्या? तो बच्चे दो बीटल्स का अपन बात करते हैं, एक तो लेडी बर्ड और दूसरा है बच्चे ड्रैगन फ्लाई। क्या है? ड्रैगन फ्लाइज हैं, ठीक है ना बच्चे। ये लेडी बर्ड या ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना, दोनों में आपको बॉडी पर जो स्ट्राइप्स मिलेगी, मार्किंग्स मिलेगी, किस तरह की? रेड और ब्लैक मार्किंग्स मिलेगी। बात तो समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। तो इसमें रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स मिलती हैं, ये इसकी पहचान है। ये क्या है? इसकी पहचान है, ठीक है ना। तो रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स इस पर आपको नजर आते हैं, ठीक है ना। बढ़िया। अब इसमें देखो कि सिर्फ याद रखना है आपको कि कौन किसके अगेंस्ट काम करती है। बच्चे लेडी बर्ड यहां पर काम करेगी आपकी एफिड्स प्रजाति की जो इंसेक्ट्स हैं उस पर काम करेगी, ठीक है ना। और जो ड्रैगन फ्लाइज है, हाँ, ये काम करेगा बेसिकली किसके अगेंस्ट? तो मॉस्किटोज के अगेंस्ट। तो कहीं अगर मॉस्किटोज को हटाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको चाहिए ड्रैगन फ्लाई, और लेडी बर्ड से आप हटाओगे एफिड्स को। बात तो समझ में आ रही कि नहीं? यानी तमाम तरह की इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, जिससे हमारी फसल बर्बाद होते हैं, ठीक है ना, वो बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं। क्योंकि देखें आप सीधे सीधे अगर बायो फर्टिलाइजर ये पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ कर लोगे डायरेक्टली, आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह का या इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करोगे, तो उसमें तकलीफ ये होती है कि जो जरूरी के इंसेक्ट जिसे आपको घटाना है, जो आपके लिए सच में पेस्ट है, ठीक है ना, उसके साथ साथ बहुत सारे इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उस वो भी क्या हो जाता है? इरेडिकेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा फूड चेन बिगड़ जाता है, इकोलॉजी बिगड़ जाती है हमारी, ठीक है ना। तो पता चलेगा आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, दूसरा प्रॉब्लम फिर आ गया, है ना। यानी आप जिसे मारना चाह रहे हो उसके साथ साथ एक दूसरा मारा गया, और जो दूसरा मारा गया पता चला कि वो किसी तीसरे का प्रेडेटर था, यानी तीसरे को मार के खाता था। अब बताओ कि आपने उसे मार दिया जो खुद एक तीसरे को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है ना। तो एक तीसरी प्रजाति क्या हो गई? तीसरी प्रजाति अब जो है वो बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। तो उससे अगले साल पता चला उससे प्रॉब्लम होने लगा आपको, है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि इरेडिकेशन अच्छी चीज नहीं है, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें चलती हैं चेक एंड बैलेंस पे, चेक एंड बैलेंस पे। कहने का मतलब कि इसके पॉपुलेशन को क्या कर दो, बस थोड़ा सा घटा दो जो हार्मफुल है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और जो हमारे लिए यूजफुल है उसका तो पॉपुलेशन होना जरूरी है कि नहीं। तो हार्मफुल चीजों को आप घटा दें, ठीक है ना। कैसे? बायो कंट्रोल करके। क्योंकि कभी भी कोई जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, जैसे शेर है, शेर ऐसा थोड़ी होता है कि पूरी की पूरी जो जंगल है उसे सारे हिरन को मार के खा गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारा फूड है, खत्म हो जाएगा, फिर कल क्या खाएंगे, तो जब भूख लगती है तभी खाता है। लेकिन हिरन को डर होता है कि शेर निकलेगा, इसलिए हिरन हमेशा चौकन्ना रहता है। और हिरन के चौकन्ना रहने से, ठीक है ना, उसे रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, मैटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है, और डरे हुए रहते हैं। तो उससे क्या होता है? उसका ओवरऑल जो है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो डर से घटा हुआ रहता है। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि हिरन जितने मरते हैं, ठीक है ना, उसके कारण उसकी पॉपुलेशन घटी हुई है, नहीं, उनका ब्रीडिंग घट गया इसीलिए उसका पॉपुलेशन घटा हुआ है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? पढ़ोगे आप, कई सारी चीजें इकोलॉजी में पढ़ी जाती है, वहां आप समझोगे, ठीक ना। तो ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है इरेडिकेशन नहीं होता, किसी चीज का पूरी तरह से खात्मा नहीं होता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स, ओके। चले बच्चे, एक आपको यूज होती है कौन सी चीज? ट्राइकोडर्मा। क्या है ये? ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। ये बच्चा एक फंगस है। क्या है? एक फंगस है, एक फ्री लिविंग फंगस है, फ्री लिविंग फंगस है ये ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। ट्राइकोडर्मा आपको प्लांट्स के रूट वगैरह में, ठीक है ना, ये लग जाती है, जिससे फायदा ये होता है कि बाकी जो पैथोजेंस है, डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उनका अटैक नहीं हो पाता है प्लांट के रूट पे, है कि नहीं। तो ये जो है ये कहां पर मिलेगा आपको? प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम ऑफ प्लांट, है ना। तो रूट इकोसिस्टम में मिलेगा ये आपको। और इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट किस चीज को? द ग्रोथ ऑफ रूट बॉर्न पैथोजेंस,
रूट बॉर्न पैथोजेंस। तो बाकी जो पैथोजेंस हैं जो रूट में जो है वो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह के जो पैथोजेंस हैं उसके ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है ट्राइकोडर्मा। तो ये प्लांट की लाइफ के लिए भी बढ़िया है ना। चलें, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो आपके जरूरत की चीज है बच्चे, वो है आपको एक वायरस। क्या वायरस बच्चे? ये है बैक्यूलो वायरस। क्या है? बैक्यूलो वायरस है, ठीक है ना। तो ये बैक्यूलो वायरस जो कि एक जीनस है वायरस की, दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस की, ठीक है ना, बैक्यूलो वायरस का मैं बात कर रहा हूं बच्चे। ये जबरदस्त का वायरस होता है, ठीक है ना। इस वायरस से आप यूं समझो कि जिन पर अटैक करना है बस उसी इंसेक्ट पर अटैक करेगा। तो ये जो है यूजुअली किस पर अटैक करता है बच्चे? तो ये आर्थ्रोपोड्स पर जो है ये अटैक करता है। उसमें भी बात करें तो कुछ इंसेक्ट्स की प्रजाति पे ये अटैक करता है। कौन सी चीज? बैक्यूलो वायरस, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करते हैं? इससे हम बिल्कुल जो मतलब खास स्पीसीज स्पेसिफिक काम करना, खास स्पीसीज के जो हमें आर्थ्रोपोड है उसके पॉपुलेशन को घटाना है, ठीक है ना, और दूसरे को अफेक्ट नहीं करना। यानी ना तो कोई प्लांट को मारना, ना एनिमल को मारना है, ना किसी और ऑर्गेनिज्म को मारना है, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में इस चीज का यूज होता है। तो कहने का मतलब है बच्चे कि ये जो आपको स्पीसीज स्पेसिफिक काम करना है, क्या करना है? स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम। क्या बोलो बच्चे? नैरो स्पेक्ट्रम, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल, इंसेक्टिसिडल, ठीक है ना। यानी कि कुछ नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब एक्यूट किसी एक स्पीसीज पे काम करने वाला, इंसेक्टिसिडल इंसेक्ट को मारने वाला, ठीक है ना। तो इस तरह का जो एप्लीकेशंस हैं यहां पर काम आ जाएगा आपको बैक्यूलो वायरस। और इसके बाद बच्चे एक जगह और पता है आपको, कई सारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में जहां पर ढेर सारे स्पीसीज हैं पाए जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी काफी रीच है, ठीक है ना, उस जगह आप अगर बीच का एक स्पीसीज को हटा दोगे, अगर वो कीस्टोन स्पीसीज जैसी चीजें रही जो पूरी की पूरी इकोसिस्टम को बैलेंस करके बैठी है, ठीक है ना, तो पता चला पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए किया जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं? दैट इज IPM, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जहां भी करना है, ठीक है ना, उस जगह जो है आपको यूज होगा कौन सा चीज? उस जगह आपको यूज होगा ये, या दैट इज बैक्यूलो वायरस। तो इसमें जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी इसका काम आएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी इसका क्या आएगा बच्चा? काम आएगा। दैट इज IPM में इसका काम आएगा, खास करके इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में, है ना। तो ये हमने एप्लीकेशन देख लिया बायो कंट्रोल एजेंट का। फटाफट इसको खींच लो। चलो हटा रहा हूं इसे। ओके बच्चे, हाँ भाई, अब क्या बात करना है हमें? अब देखें, अब थोड़ा सा हम लोग देख ले बच्चे, आपको बायो फर्टिलाइजर्स क्या देख लेते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स देखते हैं। देखना ध्यान से, इसमें ज़्यादा आर्ग्यू मत करना, ठीक है ना, कि सर ये भी बता देते ये भी बताते, नहीं, जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और फास्ट कर रहा हूँ ये सब, ठीक है ना। तो छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत देना, लेकिन हाँ आपके सारे जरूरत की चीजें होगी, इससे कोई सवाल छूटने का चांस नहीं बनता है। बायो फर्टिलाइजर्स बच्चे, बायो फर्टिलाइजर्स ये माइक्रोब्स का ही यूज करते हैं हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, खास करके ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो दिस ऑल बायो फर्टिलाइजर्स आर यूजुअली डाईएज़ोट्रॉप्स, है कि नहीं? ये क्या होते हैं? डाईएज़ोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। क्या होते हैं?
नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं बच्चे, ठीक है ना, डायजोट्रॉप्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या है बायो फर्टिलाइजर्स में। बढ़िया, देखें इधर। तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि यूजुअली आपको इसमें यूज हो जाएगी कौन सी चीज, तो एक तो हो गया साइनोबैक्टीरिया, क्या, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है ना। दूसरा क्या, तो दूसरा बैक्टीरिया, ठीक है ना। और तीसरा कौन सा चीज, तो तीसरा ये नहीं बैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया है ना। और तीसरा आपको कुछ फंजाई का भी स्पीसीज आप इसको काम में ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये है बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। मैं एक एक करके देख लेता हूं कहाँ किसका कैसा काम है। सबसे पहले मैं उठा लेता हूं किसे, तो बच्चे साइनोबैक्टीरिया को, किसे, साइनोबैक्टीरिया को। तो चलो देखते हैं साइनोबैक्टीरिया का क्या काम है, साइनोबैक्टीरिया का क्या काम है ना। बच्चे आपको जो साइनोबैक्टीरिया ध्यान में रखना है, यानी ब्लू ग्रीन अलगी ध्यान में रखना है आपको, वो दो तरह के रखने हैं, ठीक है ना। एक वो जो फ्री लिविंग रह करके काम कर लेते हैं, है ना, यानी कि ये प्लांट के रूट के अंदर नहीं होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल में रह करके फ्री लिविंग स्टेट में ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। और एक वो वेराइटी है जो सिम्बायोटिक होते हैं, क्या होते हैं, सिम्बायोटिक, यानी कि ये रूट के अंदर जाकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं प्लांट का, ठीक है ना। फ्री लिविंग के में जो आपको बच्चे ध्यान में रखना है, वो आप तीन एग्जांपल्स ध्यान में रखोगे जो आपके लिए जरूरी है। ये है नोस्टॉक, ये है आपको एनाबीना, और तीसरा है आपको नोस्टॉक, एनाबीना, और एक आप ले लो ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ठीक है ना। तो नोस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया ये आपको फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया के रूप में आपको बच्चे ध्यान में रखना, एकदम याद रख लो, नोस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया। अब सिम्बायोटिक का बात करूं मैं, ठीक है ना, पता है ये कुछ सिम्बायोटिक फॉर्म में भी काम करते हैं। जैसे मैं बात करूं किसका, तो बच्चे नोस्टॉक का, किसका, नोस्टॉक का, तो ये सिम्बायोटिक फॉर्म में भी काम करते हैं, ठीक है ना। कैसे, एनएरोबिकली, कैसे बच्चे, एनएरोबिकली यानी बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के। जब ये यहाँ सिम्बायोटिक फॉर्म में रहेंगे तो ये बिना ऑक्सीजन के काम करेंगे, यानी एनएरोबिकली काम करेंगे, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए इसमें कई सारे जो है तरीके अपनाए जाते हैं, लेग हीमोग्लोबिन वगैरह बनाए जाते हैं, वो आप पढ़ोगे मिनरल न्यूट्रिशन 11th में, ठीक है ना। तो ये एनएरोबिकली काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे नोस्टॉक की मैं बात करूं तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बच्चे साइकस के रूट में, कहां पर, साइकस के रूट में, ठीक है ना। तो इन रूट ऑफ साइकस, इन रूट ऑफ साइकस, ठीक है ना। तो साइकस के रूट में ये काम करता है बच्चे। इसके बाद अब बात करें अपन एनाबीना का, किसका बात करें, एनाबीना का। बच्चे एनाबीना का अगर आप बात करोगे तो एनाबीना आपको एक प्लांट होती बच्चे एजोला, क्या, एजोला, एजोला के लीफ में, ठीक है ना, या साइकस में भी ये काम आता है, ठीक है ना। तो मैं खास करके लिख देता हूं, साइकस का यहां जरूरी नहीं है, ठीक है ना। साइकस में भी हालांकि ये एनाबीना काम आपको आएगा। तो एनाबीना का मैं बात करूं तो ये बोलूंगा मैं कि लीफ ऑफ एजोला, लीफ ऑफ एजोला, ठीक है ना। तो एजोला प्लांट के लीफ में जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। बढ़िया, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में जान लिया। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम देख लेता हूं, तुम्हारा टाइम क्या हो गया देखने दो। टाइम हो गया है 49 मिनट्स। ये मिनट कैसे पता नहीं चल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, 49 मिनट्स। मुझे पता नहीं चल रहा है, शायद 30 मिनट से ज़्यादा हुआ होगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग, इतना तो देख लें। चलो ये हो गया ना, ओके, इसको हटा दूं, बायो फर्टिलाइजर्स। हाँ बच्चे, जैसे अपन बात करते हैं बैक्टीरिया का, किसका बात करते हैं, बैक्टीरिया का बात करते हैं,
ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में भी आपको 3 वैरायटी बच्चे मिल जाएगी, ठीक है ना। ये वैरायटीज होंगी आपको कौन सी चीज, तो एक तो आप ले लोगे फ्री लिविंग, क्या बच्चे, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और दूसरा आपको हो जाएगा सिम्बायोटिक, क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक, ठीक है ना। और एक आप इसमें लूज सिम्बायोसिस भी ले सकते हो, हालांकि ये आपको जरूरी नहीं है। लूज सिम्बायोसिस को एक्चुअली ना फ्री लिविंग के कैटेगरी में भी अपन रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अभी। तो फ्री लिविंग ओके, तो फ्री लिविंग का बात करें, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको कुछ है, जैसे कि आप बात करो एजिटोबैक्टर, किसका, एजिटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया आपको फ्री लिविंग फॉर्म में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आप बात कर लो बी जर्निकिया का, किसका बात कर लो, बी जर्निकिया का, ठीक है ना। तो बी जर्निकिया का बात करो तो ये भी फ्री लिविंग फॉर्म में करेगा, है ना, फ्री लिविंग फॉर्म में करेगा। और ये दोनों ही बच्चे आपको ऑक्सीजन डिमांड करेंगे, यानी कि एरोबिकली। कैसे ये काम करेगा, तो एरोबिकली काम करेगा, यानी एजिटोबैक्टर और बी जर्निका, ठीक है ना। ओके, अब मैं बात करूं, हाँ, जैसे कि बैसिलस का आप बात करोगे, किसका, बैसिलस का, ठीक है ना, या फिर आप बात करो रोडोस्पैरिलम का, किसका बात करो, रोडोस्पैरिलम जैसी बैक्टीरिया का बात करो, बैसिलस या रोडोस्पैरिलम जैसी बैक्टीरिया का बात करो, तो बच्चे ये एनारोबिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कैसे करेंगे, एनारोबिकली, यानी बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के, ठीक है ना। ये सारे फ्री लिविंग फॉर्म है। आपको ज्यादा जो याद रखना है वो ये याद रखना है, दैट इज एजिटोबैक्टर एंड बी जर्निका, ठीक है ना। ये बढ़िया से आप ध्यान में रखना बच्चे। सिम्बायोटिक में मैं अगर बात करूं, ठीक है ना, तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है फ्रैंकिया, क्या बच्चे, फ्रैंकिया, ठीक है ना। तो मैं फ्रैंकिया का बात करूं, ठीक है ना, तो ये आपको नॉन लेग्यूम प्लांट में, किसमें, नॉन लेग्यूम प्लांट में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कहां पर, इन नॉन लेग्यूम प्लांट्स, बच्चे लेग्यूम प्लांट में नहीं, नॉन लेग्यूम्स में। आपने आज तक सुना होगा ज्यादातर लेग्यूम प्लांट के बारे में, ठीक है ना, लेकिन ये नॉन लेग्यूम्स में फ्रैंकिया करती है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। मैं अगर बात करूं बच्चे किसका, तो एजोराइजोबियम का, किसका, एजोराइजोबियम का, ठीक है ना। तो ये बच्चे आपको सेसबेनिया के स्टेम में, किसमें, सेसबेनिया के स्टेम में आप याद रखना, तो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि स्टेम नोड्यूल प्रोड्यूस करते हैं इन सेसबेनिया। सेसबेनिया एक प्लांट होती है, ठीक है ना, उसमें स्टेम नोड्यूल बनाती है कौन सी चीज, एजोराइजोबियम, ठीक है ना। और आप बच्चे राइजोबियम के बारे में तो जानते ही हो, तो चलो मैं यहीं से ना इधर दिखा देता हूं, यहाँ थोड़ा सा दिखाना मुश्किल हो रहा है। तो यही देखो, इसी से एरो लिया है मैंने, यानी कि सिम्बायोटिक में ही बता रहा हूं। तीसरा राइजोबियम, तो ये तो बच्चे आप जानते ही हो कि ये लेग्यूम्स में है ना, किसमें, लेग्यूम्स में। और लेग्यूम्स में भी कहां, रूट नोड्यूल, आपको पता होगा रूट नोड्यूल। तो राइजोबियम जो है तो ये रूट नोड्यूल फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, कहां पर, लेग्यूम प्लांट में बच्चे, लेग्यूम प्लांट में, है कि नहीं। अच्छा, ये जो लूज सिम्बायोसिस है, ठीक है, ये वैसे लूज सिम्बायोसिस को आप इसमें फ्री लिविंग के कैटेगरी में रखना, है कि नहीं। अगर आपको सवाल जैसे एनसीईआरटी में आप बात करोगे तो लूज सिम्बायोसिस जैसी चीजें नहीं दी हुई है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं, अगर वो फिजिकल कांटेक्ट जो है क्लोज नहीं, यानी अंदर एंटर नहीं किया हुआ है, तो लूज सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे कि रूट के सरफेस पे अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है ना, तो और उस तरह से वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रख रही है, तो ऐसे कंडीशन में इसको लूज सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो, जैसे एजोस्पैरिलम, क्या देख सकते हो, एजोस्पैरिलम देख सकते हो, ठीक है ना बच्चे। ये एजोस्पैरिलम रूट ऑफ मेज के साथ लूज सिम्बायोसिस करते हैं, मेज के रूट में ये करता है लूज सिम्बायोसिस। बच्चे अगर यहां पर आपको एग्जाम में लूज सिम्बायोसिस जैसी चीजें ना रहे, तो फिर आप एजोस्पैरिलम को किसके कैटेगरी में रख देना, फ्री लिविंग के कैटेगरी में रख देना। ये मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं, है कि नहीं। आप बात करो बच्चे अगर
साइनोबैक्टीरिया का, किसका बात करो, साइनोबैक्टीरिया का, तो ये आपको खास करके धान के खेत में यानी कि पैडी फील्ड्स में, ठीक है ना, ये बहुत कारगर चीज है। किसमें, पैडी फील्ड्स की जो है जो फर्टिलिटी है वो बढ़ाने में साइनोबैक्टीरिया काफी काम आता है, ठीक है ना बच्चे। एक और होता है, ये तो हमने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का बात करा, ठीक है ना। एक फंगस का आपको जानना है, दैट इज योर ग्लोमस, ठीक है ना। ग्लोमस जीनस का फंगस के बारे में, ग्लोमस जीनस का फंगस बच्चे, ठीक है ना, जैसे मैं इसको हटा के 1 मिनट और वीडियो जाएगा, देख लेते हैं। मैं बात करता हूं किसका, तो ग्लोमस का, किसका बात करता हूं, ग्लोमस का, ठीक है ना। चलिए बात करें ग्लोमस, ग्लोमस जीनस ऑफ फंगस, ठीक है ना। फंगस का, ग्लोमस जीनस का मैं बात करूं तो यहां पर आपको, ठीक है ना, ये करता है माइकोराइजल, क्या, माइकोराइजल कॉम्बिनेशन ये करता है भाई, ठीक है ना। ये माइकोराइजा बनाता है, कैसे, तो रूट, किसमें, रूट, ठीक है ना, खास करके पाइनस के रूट के साथ, और साथ ही साथ पाइनस का रूट हो गया, टाइम काफी हो गया, पाइनस का रूट हो गया, और इसके बाद ये बच्चे फंगस, ठीक है ना, ये दोनों मिल करके, यानी कि ये रूट हो गया मान के चलो पाइनस का, ठीक है ना, और ये फंगल फिलामेंट हो गई, ये क्या है, फंगल फिलामेंट हो गई। तो दोनों मिलकर के जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चे, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है ना। खास करके फंगस के सीड वगैरह का जर्मिनेशन बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के नहीं होता है, बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के नहीं होता है, ठीक है ना बच्चे। यहां पर क्या क्या माइकोराइजल एसोसिएशन से होता है इनफैक्ट क्या, तो देखो यहां पर कि अगर मैं बात करूं रूट की, ठीक है ना, तो आपको रूट से होकर के फंगस के अंदर, किसके अंदर, फंगस के अंदर, यानी ये ग्लोमस जीनस का जो फंगस मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो देता है इसको क्या, तो नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स, क्या बच्चे, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स ये प्रोवाइड करता है जिससे कि इन्हें खाना मिल सके, किसे खाना मिल सके, फंगस को, क्योंकि फंगस तो खाना बनाता नहीं खुद, बात आपको पता हो गई, फोटोसिंथेसिस नहीं करती, तो नाइट्रोजन रिच कंपाउंड कौन दे रहा है, रूट से आ रहा है प्लांट का फंगस को, और फंगस इनको बदले में क्या दे रहा है, ये जो चिपक के बैठा है, ठीक है ना, तो फंगस बच्चे बदले में इसे देता है फास्फोरस, क्या देता है, फास्फोरस। तो ये सॉइल में प्रेजेंट जो फास्फोरस है ये बदले में ये किसे प्रोवाइड करता है, यानी कि कुछ मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, किसको, प्लांट को, ठीक है बच्चे। काफी टाइम हो गया, आज वो ट्रीटमेंट वाला बात नहीं हो पाया, काफी शायद 30-40 मिनट का वीडियो बन चुका होगा, ठीक है। थैंक यू, थोड़ा सा चैनल पे ध्यान दें आप लोग, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें, ठीक है ना, और बढ़िया से वीडियो देखें, तैयारी करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।